नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जब तक एनडीटीवी अडानी के हाथों नहीं बिका था, तब तक उसके प्रमोटर प्रणव राय और राधिका रॉय सीबीआई और ईडी की नजर में सबसे बड़े गुनाहगारों में शामिल थे। लेकिन एनडीटीवी अडानी को बिक गया और उनके ऊपर, उनके पुराने प्रमोटर्स प्रणव राय और राधिका रॉय के ऊपर जो फाइनेंशियल धोखाधड़ी, वित्तीय गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे, अब वो आरोप नहीं रहे। दरअसल कल यानी मंगलवार को सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके बताया कि आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ रुपए के जिस नुकसान की बात कही गई, उस मामले में मुकदमा चलाने के लिए कोई ठोस सबूत प्रणव राय और राधिका रॉय के खिलाफ नहीं मिले। लेकिन जरा सोचिए, प्रणव राय और राधिका रॉय के खिलाफ कितना बड़ा मुद्दा तब बनाया गया था जब एनडीटीवी पत्रकारिता कर रहा था, जब एनडीटीवी गोदी मीडिया की जमात का हिस्सा नहीं बना था और जब एनडीटीवी रवीश कुमार जैसे बड़े पत्रकारों के साथ इस देश में सैटेलाइट चैनलों के बीच पत्रकारिता का एक नाम बना हुआ था। लेकिन एनडीटीवी को कैसे खरीदा गया, कैसे एनडीटीवी प्रणव राय के हाथ से निकला, राधिका रॉय के हाथ से निकला, वो पूरे देश ने देखा। एकमात्र चैनल जो गोदीगिरी के आरोप से बचा था, कैसे उसे गोदियों की जमात में शामिल करने के लिए पूरी बिसात बिछाई गई। उस बिसात को देखने के बाद अब जिस तरह से सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, उसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि किस तरह से सत्ता सब कुछ अपने आप ने पिछलग्गुओं के हाथ में, अपने आकाओं के हाथ में सौंपना चाहती है। चाहे एयरपोर्ट हो या टेलीविजन हो, चाहे सीमेंट फैक्ट्रियां हो या किसानों की फसल हो, सब कुछ सत्ता और सत्ता के क्रोनी कैपिटलिस्टों के हाथ चला जाए। इसकी पूरी बुनियाद कैसे स्क्रिप्टेड की जाती है, लिखी जाती है, इसकी एनडीटीवी से बेहतरीन वानगी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जब एनडीटीवी के अडानी के हाथों जाने की खबर आई थी तो ऐसा लगा जैसे पूरे देश में हलचल मच गई। रवीश कुमार ने सबसे पहले एनडीटीवी से इस्तीफा दिया और रवीश कुमार के इस्तीफे की खबर ऐसे इस देश में वायरल हुई, ऐसे लगा लोगों को जैसे प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी शायद उतना वायरल नहीं होता हो, शायद उस पर उतनी चर्चा नहीं होती हो। पूरे देश में जंगल के आग की तरह रवीश कुमार के इस्तीफे की खबर फैली थी। लेकिन रवीश कुमार सिर्फ चैनल के एक पत्रकार थे जो एक प्रोग्राम प्राइम टाइम के नाम से करते थे। दरअसल वो पूरा चैनल पत्रकारिता की बुनियाद पर टिका था, क्योंकि मत भूलिए कि उसके मालिक कोई कॉरपोरेट नहीं थे। उसके मालिक इस देश के जाने माने पत्रकार थे, प्रणव राय। और प्रणव राय और राधिका रॉय, ये रॉय दंपति ने एनडीटीवी में पत्रकारिता को बचा रखा था। और उस समय मामला 2017 का है, जब मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों की जांच शुरू हुई। और आज 2024 है, 17 में एनडीटीवी पत्रकारिता कर रहा था। और जब सीबीआई ने इस मामले में मुकदमे को हाथ में लिया, एफआईआर दर्ज की, तो सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को बहाना बनाते हुए अपने हाथ में लिया। सीबीआई के केस को ही आधार बनाया ईडी ने। लेकिन आज तो आधार ही खत्म हो गया, क्योंकि कल न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट आ गई। सीबीआई ने खुद दाखिल कर दी कि कोई ठोस सबूत प्रणव राय और राधिका रॉय के खिलाफ नहीं है। तो क्या उनका एनडीटीवी उनको वापस कर दिया जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। दरअसल यह मामला 2017 से शुरू होता है और मामला यह है कि क्वांटम सिक्योरिटीज लिमिटेड के कोई एम्प्लॉय है, संजय दत्त नाम है उनका। संजय दत्त नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वांटम सिक्योरिटीज लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसमें संजय दत्त नाम के कोई व्यक्ति हैं। उन्होंने एक केस दायर किया और यह मामला जब वो प्रकाश में लेकर के आए तो उसमें कहा गया कि प्रणव राय की एक कंपनी है आरआरपीआर प्राइवेट लिमिटेड। उस आरआरपीआर प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया बुल्स नाम की कंपनी से 500 करोड़ रुपए का लोन उठाया है और उसके बदले में कहा गया कि आरआरपीआर इस मामले में 20% हिस्सेदारी लेगी। किसकी? एनडीटीवी की। आरआरपीआर को भी बताया गया प्रणव राय का, एनडीटीवी तो पहले से वो उनका था ही। और फिर उसके बाद प्रणव राय के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने 19% पर एनम प्रति वर्ष की दर से आईसीआईसीआई बैंक से
इंडिया बुल्स का कर्ज चुकाने के लिए 375 करोड़ रुपए का लोन लिया। सोचिए, और फिर वो लोन चुकता नहीं कर पाए और नियम के मुताबिक जो आरोप लगाया था कि लोन चुकता नहीं कर पाए, और नियम के मुताबिक जो किसी भी कंपनी को जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो या जो मीडिया कंपनी के तौर पर दर्ज हो, उसे अपनी कंपनी के कम से कम संबंधित विभाग या मंत्रालय को सूचना देनी पड़ती है। मसलन एनडीटीवी एक मीडिया ग्रुप था, तो इस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और लोन की सूचना कायदे से सूचना प्रसारण मंत्रालय को देनी चाहिए थी। और चूंकि शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी थी, तो स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को भी उसकी सूचना देनी चाहिए। वही सेबी जिसकी आजकल माधवी बुच चेयरमैन है, उसे उसकी सूचना देनी चाहिए। आरोप में कहा गया कि यह सूचना उन्होंने नहीं दी, नियमों का उल्लंघन किया, और तमाम वित्तीय गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें हुआ है। उसके बाद धड़ाधड़ सीबीआई ने केस दर्ज किए, प्रणव राय पर शिकंजा कसना शुरू हुआ, प्रणव राय और राधिका राय कोर्ट में भी गए, तमाम मामले हुए, और इन सब के बीच जो शेयर उन्होंने विश्व प्रधान प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी एनडीटीवी के अंबानी ग्रुप के पास रख छोड़े थे, उन शेयरों को खरीदने का काम अडानी ग्रुप ने कर लिया। और फिर उसके बाद की पूरी कहानी आपके सामने है कि कैसे ओपन ऑफर निकाल करके मार्केट के शेयर होल्डर्स के शेयर को खरीद कर 50% से ऊपर की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप ने उस कंपनी में बनाई, और जब 50% से ऊपर की हिस्सेदारी एनडीटीवी में उनकी हो गई, तो नियम के मुताबिक जिसके पास आधे से ज्यादा की हिस्सेदारी है वो कंपनी का मालिक हो गया। और ये पूरा खेल जब रचा गया, तो आरोप क्या लगा कि प्रणव राय और राधिका राय ने वित्तीय गड़बड़ियां की है। मतलब एक पत्रकार जो पत्रकारिता कर रहा था, उसे बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। वो पत्रकार जो वॉक द टॉक के नाम से एक बड़ा चर्चित शो लेकर आते थे, वो पत्रकार जब दूरदर्शन का जमाना था, तो उनका एक साप्ताहिक शो इंडिया दिस वीक के नाम से टेलीविजन पर आता था, बेहद लोकप्रिय शो। और हम लोगों के होशो हवास के पहले जिन लोगों ने 84, 1989, 1991, 1996 ये सब लोकसभा चुनाव देखे हैं दूरदर्शन के जमाने के, उन्हें प्रणव राय और विनोद दुआ जैसे पत्रकारों का चेहरा वो भूल नहीं सकते। इस देश में पत्रकारिता की पहचान हुआ करते थे प्रणव राय। और एक पत्रकार ने एनडीटीवी के नाम से जब अपना चैनल शुरू किया, तो शुरू में एक दूसरे चैनल के साथ कोलैबोरेशन में, और बाद में 2003 के आसपास जब एनडीटीवी एक स्वतंत्र चैनल के तौर पर सामने आया, तो बहुत जल्द ही तमाम सबसे तेज, सबसे आगे, महातेज, पता नहीं कितने कितने तेज, इन सब तेज लोगों की तेजी विश्वसनीयता के मामले में काफी हद तक खत्म कर दी। क्योंकि उस चैनल की क्रेडिबिलिटी ये थी कि वहां बाबा भूत प्रेत की कहानियां नहीं दिखाई जाती थी, वहां राशिफल बांचने वाला कोई चैनल पर नहीं आता था, सुबह सुबह आपका भविष्य बताने वाला कि आप कमाते तो बहुत हैं लेकिन पैसा बचता नहीं है, आप बड़े भले आदमी हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग आपका बुरा सोचते हैं, ये सब कहने वाले लोग नहीं आते थे उस चैनल पे। वहां खबरें चलती थी, वहां पर्यावरण की खबरें चलती थी। और आज भी लोगों को उत्तराखंड के ऊपर हृदयेश जोशी की रिपोर्ट, कमाल खान जैसे बेहद नायाब रिपोर्टर उस एनडीटीवी ने इस हिंदुस्तान को दिए थे, जिनकी लोकप्रियता किसी फिल्म अभिनेता से कम नहीं हुआ करती थी। रवीश कुमार जैसे पत्रकार, बरखा दत्त जैसे पत्रकार, ये सब एनडीटीवी के माध्यम से अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़े थे। लेकिन जब पत्तलकारिता में बदलने की कवायद शुरू कर दी जाए, तो भला सिस्टम जब उसका हिस्सा बन जाए तो अछूता कौन रह सकता है। अंततः वही हुआ। जितने वक्त तक एनडीटीवी को रजिस्ट करना था, जितने वक्त तक प्रतिरोध करना था, और जब तक सरकार को इस तरह के ग्राउंड बनाने के लिए संजय दत्त जैसे क्वांटम सिक्योरिटी लिमिटेड के कर्मचारियों का रूप में एक मोहरा नहीं मिला था, तब तक एनडीटीवी चल रहा था, ढंग से चल रहा था। आज एनडीटीवी बिक चुका है। जो आरोप लगा करके एनडीटीवी को कटघरे में खड़ा किया गया, वो आरोप सीधे सीधे न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट के माध्यम से धाराशाही कर दिया गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में स्वतंत्र रूप से, चाहे वो न्यायपालिका हो, क्या उसे काम करने दिया जा रहा है। खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है, कई बार कहा है, कि जमानत के मामले में कई बार जज दबाव महसूस करते हैं। पीएम केयर फंड की जांच सीएजी नहीं करेगा, यह आदेश सत्ता से आया।
यह आदेश देने वाली सत्ता कौन होती है जो सीएजी जैसी ऑडिटिंग संस्था को, संवैधानिक ऑडिटिंग संस्था को सीधे सीधे इससे रोक सके? और आप सब ने देखा कि किस तरह से इस देश के एक चुनाव आयुक्त ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अचानक निजी कारण बताते हुए इस्तीफा दे दिया। क्या हुआ था? चुनाव आयोग हो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, न्यायालय हो इस देश के, और इन सब से आगे जाकर अब देखें तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया हो। आपने टेलीविजन पर देखा तमाम एंकर एंकरनी जनता से जुड़े सवालों पर क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो व्यक्ति 5 लाख से जीत कर आया है उससे सवाल नहीं पूछ सकते। क्या 5 लाख से जीतने वाला सवालों के दायरे से ऊपर हो जाता है? और उस दौर में एनडीटीवी पत्रकारिता कर रहा था। सत्ता में वो लोग बैठे हुए थे जो पत्रकारों के सवाल से झुंझलाकर 2.5 मिनट में इंटरव्यू छोड़ देते हो, दोस्ती बनी रहे जैसे बोल बोल करके इंटरव्यू छोड़ देते हो, किसी पत्रकार को बीच में कहीं हेलीकॉप्टर से उतार देते हो, उसके बाद वो पत्रकार राम भरोसे कैसे पहुंचेगा अपने गंतव्य तक वो वही जाने। वो लोग जब सत्ता के शीर्ष पर विराजमान हो जाए तो मीडिया का यह हश्र तो होना था, लेकिन इस देश में डिजिटल मीडिया ने मीडिया के अस्तित्व को बचाए रखा। टेलीविजन भले ही बाजार की प्रतिस्पर्धा से आगे जाकर सत्ता और सत्ता के चापलूसों के प्रकोप से बच नहीं पाया हो, लेकिन एनडीटीवी के साथ जो हुआ, प्रणव राय और राधिका रॉय के साथ जो हुआ, और इस देश में स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर भरोसे के साथ जो हुआ, कल की सीबीआई की रिपोर्ट ये साफ जाहिर करती है, क्लोजर रिपोर्ट जो कोर्ट में डाली गई है, कोई सबूत नहीं मिला इस 48 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का। उससे साफ जाहिर होता है कि एक ट्रैप बिछाया गया था। यूं ही सीबीआई को और ईडी को पिंजड़ाबंद तोता नहीं कहा जाता। यूं ही इसे सत्ता का गठबंधन बनाने, बिगाड़ने और सत्ता के नाम पर किसी को भी दबाने की कोशिश करने, कुचलने की कोशिश करने, बौद्धिक मानसिक रूप से कुचलने की कोशिश करने और अंततः उसे तोड़ देने के लिए कोशिश करने से बाज नहीं आने वाली संस्था के तौर पर जो पहचान बनी है, उस पर यह केस एक नजीर है। यह पूरे देश के सामने आ गया अब कि आखिर हुआ क्या था प्रणव राय के साथ, क्यों एनडीटीवी आंखों में खटक रहा था। और जैसे ही अडानी ने खरीदा उसके बाद से इस मामले में सबूत नहीं, प्रणव राय और राधिका रॉय के खिलाफ सबूत नहीं है। जिस तरह से बेशर्मी के साथ 7 साल तक किसी को परेशान करने के बाद सीबीआई ने कोर्ट में जाकर के यह बात कही, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में इस जनता का, इस देश का, लोकतंत्र का भरोसा जीतने के लिए अभी और कितने जद्दोजहद करने की जरूरत है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया संवैधानिक संस्थाओं से ज्यादा इस देश की जांच एजेंसियों से शुरू करने की जरूरत है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट ने ईडी का आधार खत्म हो गया, क्योंकि ईडी के केस का आधार ही सीबीआई का एफआईआर था, और वो आधार ही खत्म हो गया तो ईडी के पास उस मामले का कोई औचित्य नहीं बनता है, यानी ये मामला ही खत्म हो गया। लेकिन क्या लोकतंत्र का इकबाल, स्वतंत्र मीडिया का इकबाल टेलीविजन के इकबाल की तरह ही खत्म हो गया? जी नहीं, उम्मीद की किरण बाकी है। डिजिटल ने बचा रखा है, न्यूज लॉन्चर जैसे चैनल ने बचा रखा है, और इन्हीं के सहारे अब आपको खबरों तक पहुंचने के लिए, विश्लेषण तक पहुंचने के लिए और देश में चल रहे ज्वलंत सवालों से जूझने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए आपको इन्हीं पर निर्भर रहना होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।